नमस्कार। आज हम एक ऐसी खोई हुई दुनिया की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी दुनिया, सोचिए, जिसके शहर आज के हमारे शहरों जितने ही एडवांस थे, पर जिसकी कहानी आज तक खामोश है। तो चलिए इस विश्लेषण में सिंधु घाटी की इसी गहरी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने सच कहूं तो इतिहासकारों को 100 साल से भी ज्यादा से उलझा रखा है। मतलब सोच कर देखिए, एक पूरी की पूरी इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर यूं ही कैसे गायब हो सकती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी अर्बन कल्चर्स में से एक की। और कमाल की बात यह है कि ये लोग अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गए, एक ऐसी पहेली जिसे हम आज तक सुलझाने की या यूं कहें कि पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका जो मेन मिस्ट्री है वो आखिर है क्या। देखिए, सिंधु घाटी के लोगों ने लिखा तो बहुत कुछ, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी। पर दिक्कत यह है कि हम आज तक उसका एक सिंगल शब्द भी नहीं समझ पाए हैं। और यही बात इस सभ्यता को एक एक आवाज के बिना की सभ्यता बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि जब उनकी लिखावट ही खामोश है, तो फिर हम उनके बारे में जानेंगे कैसे। खैर, इसका जवाब हमें मिलता है उन चीजों से जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और सबसे पहले आते हैं उनके बनाए हुए शहर। अब ये जो उनका शहर बनाने का तरीका था ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये बताता है कि उनका समाज कितना ऑर्गेनाइज था, कितना वेल प्लान्ड था। सच में उनकी इंजीनियरिंग अपने जमाने से कहीं बहुत आगे थी। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं था कि उनके सारे शहर एक जैसे थे। इसमें भी हमें जबरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक तरफ धोलावीरा है, जहां पानी का मैनेजमेंट इतना एडवांस था कि देखकर हैरानी होती है, तो दूसरी तरफ बनावली, जहां ड्रेनेज सिस्टम था ही नहीं। यही नहीं, शहरों की सुरक्षा को लेकर भी उनके तरीके अलग अलग थे। जैसे कालीबंगा में किले और निचले शहर दोनों की अपनी अपनी दीवारें थीं। वहीं लोथल में पूरे के पूरे शहर को एक ही दीवार से घेरा गया था। इससे क्या पता चलता है? यही कि हर जगह की अपनी जरूरतें थीं, अपना अलग सिस्टम था। शहरों के बाद अब बात करते हैं उन छोटी छोटी चीजों की जो वो अपने पीछे छोड़ गए। देखते हैं कि इन कलाकृतियों से, इन आर्टिफैक्ट से हमें क्या सुराग मिलते हैं। और जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है मोहरों का, यानी सील्स का। हजारों की तादाद में मिली ये छोटी छोटी सील्स असल में उनके जीवन, उनकी इकोनॉमी और उनके विश्वासों को समझने की एक खिड़की की तरह हैं। तो इन मोहरों से हमें क्या क्या पता चलता है? पहली बात कि वो लिखना जानते थे, क्योंकि इन पर वही स्क्रिप्ट है जो हम पढ़ नहीं पाए। दूसरी बात, ये सेल खड़ी जैसे नरम पत्थर से बनी है जो उनके हुनर को दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, इन मोहरों में लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोहा तो बहुत बाद में, वैदिक पीरियड में आया। मतलब ये लोग ब्रॉन्ज एज के थे। और सिर्फ मोहरें ही नहीं, मोहनजोदड़ो से हमें कुछ कमाल की मूर्तियां भी मिली हैं। जैसे कांसे की बनी एक नाचते हुई लड़की की मूर्ति, या पत्थर से बना एक बैल। कला के ये नमूने, ये हमें उनके कल्चरल लाइफ की एक झलक देते हैं, उनके आर्टिस्टिक स्किल को दिखाते हैं, और शायद ये भी बताते हैं कि वो किन जानवरों की इज्जत करते थे। तो अब तक हमने शहर देखे, कलाकृतियां देखीं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस सभ्यता के स्केल को, इसके फैलाव को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक दो शहरों की कहानी नहीं है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक ये सभ्यता फैली हुई थी। पता है, इसका कुल एरिया प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी बड़ा था। इतना विशाल था इनका संसार। अब सवाल आता है कि ये लोग थे कौन? देखिए, इस पर कोई पक्की बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जो सबसे पॉपुलर थियोरी है वो ये मानती है कि इस सभ्यता को बनाने वाले लोग द्रविड़ थे और उनका संबंध भूमध्य सागरीय नस्ल से था। और ये लोग दुनिया से कटे हुए भी नहीं थे। ये तो पक्का है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। हमें लोथल जैसे पोर्ट शहर से फारस की मोहरें मिली हैं, कालीबंगा में मेसोपोटामिया की सिलिंड्रिकल सील्स मिली हैं, और लोथल तो खुद एक बड़ा बंदरगाह था, एक गोदीवाड़ा जहां से वेस्टर्न एशिया के साथ व्यापार होता था। मतलब ये एक वेल कनेक्टेड, ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी थी। तो इतना कुछ जानने के बाद हम घूम फिरकर वापस वहीं आ जाते हैं, उस सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब लोग, ये पूरी सभ्यता कहाँ चली गई? तो हुआ क्या था?
क्या किसी ने उन पर हमला किया या कोई भयंकर बाढ़ आई? देखो, थियोरीज तो कई हैं, पर एक थियोरी ऐसी है जिसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स आज सही मानते हैं, और इसे सबसे पहले ऑरल स्टाइन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने सामने रखा था। और वो थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, माना जाता है कि कोई हमला या अचानक आई तबाही नहीं, बल्कि धीरे धीरे मौसम का बदलना, नदियों का सूखना और एनवायरनमेंट में आए बदलाव, इन सब ने मिलकर इन शानदार शहरी केंद्र को खत्म कर दिया। एक धीमा पर्यावरणीय पतन। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, जब तक हम उनकी लिपि, उनकी भाषा को पढ़ नहीं लेते, क्या हम कभी उनकी पूरी कहानी जान पाएंगे? और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता आज भी एक गहरा रहस्य है, एक ऐसी कहानी जिसे अब तक सिर्फ खामोश पत्थरों और टूटी हुई मुहरों से जुड़ा गया है, और जो शायद आज भी इंतजार कर रही है कि कोई उसकी आवाज को सुने।